अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़ूम इन और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा हफ्ते गज़ा मुआहदा हो सकता है। उनका मज़ीद कहना था कि गज़ा से मुतालिक बहुत कुछ करना भी बाकी है और गज़ा में बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। ट्रंप ने यह बात हमास की जानिब से गज़ा जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात फौरी शुरू करने पर आमादगी जाहिर करने के बाद ये की है और इसके साथ साथ ये मुजव्ज़ा मनसूबा कतर और अमरीका ने मिलकर तश्कील दिया। आने वाले दिनों में क्या होता है उस पर अभी बात करना मेरे ख्याल से कबल वक्त होगा और उस मुआहदे के मुताबिक 60 दिन के लिए जंग बंदी होगी जिसके दौरान गजा के शहरियों के लिए इमदाद की तरसील मुमकिन हो सकती है और 21 माह से जारी जंग रुकने पर शहरी सुख का सांस ले सकते हैं। यह ताहम हमास के अलावा और दीगर ग्रुप्स का असरार है कि इस बात की गारंटी दी जाए और ये गारंटी कौन देगा कि ये जंग आरसी जो जंग बंदी है ये आरसी होगी या फिर ये मुस्तकिल जंग बंदी हो सकती है। दूसरी जानिब इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पीर को वाशिंगटन का दौरा भी करेंगे जहां ट्रंप से मुलाकात के बाद इम्कान है कि जंग बंदी मुआहदे का ऐलान कर दिया जाए। इसराइली बर्बरियत के दौरान अब तक 57,268 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं जबकि 1,35,625 जख्मी किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट में जिनमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं फारूक हमीद साहब और उसके साथ साथ माहिर आलमी उमूर डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा और उसके साथ साथ माहिर आलमी उमूर उस्मान शाहिद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका आने का और हमें वक्त देने का। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले बात करेंगे जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता की मजमूई तौर पर सूरत हाल है और दूसरी जानिब गज़ा जंग के हवाले से ये बात हो रही है कि वहाँ पर मुआहदा हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में ये मुआहदा जो है वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएगा। तो आपको लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल तरतीब है वो किस तरफ जा रही है अब? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त सारी नजरें जो हैं वो पे हैं क्योंकि वो इस वक्त ये तमाम नैरेटिव्स को डोमिनेट कर रहे हैं। खासकर ये जब से ये ईरान का और इसराइल की जो सीज फायर हुआ है अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स की इंटरवेंशन के बाद जो हमले हुए हैं ईरान पे, तो अब वो उन्होंने कहा था कि जी उसके बाद कि जी 2 हफ्ते हैं हम गजा के अंदर भी सीज फायर कराएंगे और इसराइल की और बातचीत शुरू होगी या वगैरह वगैरह। तो लिहाजा लेकिन अभी तक आप अगर आप नोट करें इसराइल ने किसी तरीके से अपनी बॉम्बिंग पे जो उनके डेली मैसेकर्स हैं गजा में उसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि वो कुछ और भी एरियाज हैं वेस्ट बैंक में, वहां पे भी देखे ना 2 दिन पहले क्या हुआ, एक पूरी क्रिश्चियन बस्ती को वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन दैट एरिया उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया, जला दिया। और बड़ी सख्त जो है अफसोस की बात यह है कि ट्रंप जो है भाई आप अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं तो भाई उसको इम्प्लीमेंट करें। वॉर फुटिंग मतलब ये कि आप देख रहे हैं कि ये सैकड़ों लोग जो है मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वहां पे खाने के लिए आते हैं, अपने ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज लेने के लिए आते हैं और वहां पे उनको बॉम्ब किया जाता है, उनको बेदर्दी से उनको स्ट्रैफिंग करके उनको मशीन गन उनको मार दिया जाता है। तो भाई ये तो कोई बात ना हुई ना। सो मेरा ख्याल ये है कि एक ग्रेटर गेम जो है वो चल रही है और एक तो यानी कि साजिशी थ्योरी जो है वो रची जा रही है एक दफा फिर। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये एक ग्रेटर प्लान है, अमेरिकन बैक प्लान है और इस पे जारी बात है इसराइल को फुल बैकिंग है। बल्कि अब तो देखें हालात यहाँ तक आ गए कि अब एक वो रेजोल्यूशन पेश कर दी गई है यूएस कांग्रेस सेनेट में कि जनाब वो B-2 बॉम्बर जो हैं वो इसराइल को दिए जाएं ताकि कल को जब उनको शक पड़ जाए कि भाई ईरानी जो है वो दोबारा वहां पे कोई न्यूक्लियर अपनी फैसिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं तो इस नेक्स्ट टाइम इसराइलीज हो वो B-2 बॉम्बर के साथ जाके वो अपना बॉम्बिंग करें ईरान में। तो इस वक्त तमाम जो मामला हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं इसराइल और अमेरिकन बैक पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर दूसरा जो डेवलपमेंट है वो बार बार इशारा दे रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड के जनाब को 3-4 मुसलमान ममालिक हैं वो बहुत जल्द जो है वो इन लाइन इसमें शामिल हो जाएंगे मजीद और इसमें अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे यानी कि इसराइल को तस्लीम कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये भी उन्होंने शोशा जो है वो बड़ा छोड़ा और इसलिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, एक चीज याद रखें, मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेरी नजर में और अमेरिकन जनरल ये सब यू टर्न के बादशाह हैं, अनस्टेबल हैं, अनरिलायबल है, अनट्रस्टवर्दी हैं। इनका कोई पता नहीं होता
अपने इनका एजेंडा क्या है, इनकी साजिश क्या है, ये रातों रात एकदम हेलो हाई करते हैं, बहुत आपको पंप अप करते हैं, फिर उसके ईरान के साथ भी कुछ इसी तरीके से किया था, जब 2 हफ्तों की बात करके और उसके बाद 2 दिन में उनके जो जौहरी तंसीबात उन पर हमला कर दिया था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखें ना, आप उनको उनके क्या अज़ाइम हैं, क्या अंडर द टेबल अज़ाइम हैं, ऊपर वो क्या बात करते हैं, तो हम मुझे ये बताएं कि हम उनको कैसे ट्रस्ट करें, हम उनको कैसे बिलीव करें कि ये ठीक कह रहे हैं। इमरान खान के दौर में भी ट्रंप ने कहा था मैं कश्मीर पे सालिसी का किरदार करने को तैयार हूँ, वो ऐसे ही हमें लारा दिया, कुछ नहीं हुआ। आपको याद हो 3 साल, अब फिर वो कह रहा है कि जरा 19 मरतबा वो कह चुके हैं कि मैंने सीज़फायर कराया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो क्रेडिट वो ले रहे हैं और अभी भी कहते हैं कश्मीर। लेकिन आपके ख्याल में इंडियन बैठेंगे? इंडियन तो कह रहे हैं सवाल ही नहीं पैदा होता, हम कश्मीर में कोई मसलियत, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए तैयार नहीं है। सो अमेरिकन का अपना एक ग्रेट गेम है, अपना एक एजेंडा इन द रीजन, एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एक जुमला मैं बोल दूं, हम अफगान जहाज से लेके आज तक पाकिस्तान को उन्होंने डबो दिया इस बॉर्डर टेरर में, हमें निकलने नहीं दिया। चाहे वो जो भी उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स आज भी इस खत्ते में किसी शक्ल में ऑपरेट कर रहे हैं, वाया द इंडियन, वाया द इस्राएली, ठीक है ना जी। तो इसलिए और खुद निकल गए यहाँ से, हमारे 10,000 फौजी। उसका जिक्र भी किया है कि वो उनका स्यातरीन दिन था, वो अफगानिस्तान में आए। जी ठीक है सर। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपको लगता है कि जो अब सऊदी अरब की भी बात की जा रही है, मिस्र की भी बात की जा रही है और उसके साथ साथ शाम भी अब्राहम अकॉर्ड जो है इसके अंदर शामिल हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो है फ़लस्तीनियों के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी मुस्लिम उम्मा की जानिब से, अगर जो है ये ममालिक भी शामिल हो जाते हैं और फिर इसके साथ साथ देखते देखते सारे भी हो जाएंगे शामिल? देखिए, इनिशियली इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर सऊदी अरेबिया, बहरीन, मोरक्को और सूडान जो हैं वो शामिल होंगे, इस शर्त पे कि फ़लस्तीन की अलहदा हैसियत होगी, फ़लस्तीन की रियासत कायम होगी। तो पहले भी जब पिछले टेन्योर में ट्रंप ने इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो स्टार्ट किया था अपने दामाद जैरेड कुशनर के साथ, वो एक बिजनेस प्लान के तौर पे सामने आया था पूरा इब्राहिम अकॉर्ड जो है, कि किस तरह से उस खित्ते को और पूरे मिडल ईस्ट को जो है उसमें रीजनल कनेक्टिविटी और बिजनेस कनेक्टिविटी और सारे का सारा जो है उसको ओपन ट्रेड करके तो एक एग्रीमेंट जो है वो करते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो गल्फ की स्टेट्स थी 2 और 2 जो है वो अफ्रीका प्रॉपर की। तो उसमें अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जो अक्टूबर 7 का जो हमास का अटैक है, ये एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन थी इब्राहिम अकॉर्ड के अगेंस्ट, कि इब्राहिम अकॉर्ड में फ़लस्तीन के ना बनने का जो इंदिया था वो फ़लस्तीनियों के लिए बिल्कुल नामंजूर था। तो लिहाजा उन्होंने फ़लस्तीन के मसले को अपनी हज़ारों बल्कि लाखों जानों का अब उनकी शहादतें देने के बाद उसको एक ग्लोबल मसला बना दिया। अक्टूबर 7 से पहले हम तो टेक्स्ट बुक में पढ़ते थे, हमें पता था कि फ़लस्तीन का मसला क्या है। यूरोपियन ब्रॉडर पॉपुलेशन को बिल्कुल ये अंडर द कारपेट है कि यानी कि एक मजबूत तरीके से इसको दोबारा जिंदा कर दिया, और जो नहीं भी जानते थे हमारे बच्चे, आने वाली जो नस्लें हैं, उनके लिए भी एक दफ़ा ये मिसाल कायम कर दिया कि मुज़ाहमत इस तरीके से की जा सकती है और अपने कॉज को जिंदा इस तरीके से रखा जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब अगर इब्राहिम अकॉर्ड पे अमल होता है और फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनती है, क्योंकि माइट इज़ राइट, तो हम आज भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास कोई गारंटर है, लेकिन तारीख में इस बात को बिल्कुल जो है भुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये पूरे का पूरा जो है एक जेनोसाइड कर कर, एक एथनिक क्लिनजिंग करके, एक अपार्टाइड स्टेट ने वहाँ पर अपना जो है एक पूरी दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर वहाँ पे लोगों को जो है उनका जेनोसाइड किया। इससे कम और ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। अब वो इब्राहिम अकॉर्ड पॉइंट 2 पे आए हुए हैं। 2.0 जो है उसमें सऊदी अरेबिया ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो पहले हुआ था कि जी पहले हम, क्योंकि वो मरहलावार है, अकॉर्ड जो है वो मरहला एग्रीमेंट्स के मरहले हैं, तो उन्होंने कहा कि पहला मरहला सऊदी अरेबिया ने फिलहाल कहा है कि वो फ़लस्तीन की अलग रियासत है और उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी। इससे कम और ज़्यादा पे हम किसी टेबल पे नहीं बैठेंगे। अब उसमें आप अभी हम बात कर रहे थे, हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे कि हमें इसमें से हिपोक्रेसी की और ट्रिकरी की बू आती है। बिल्कुल। और ट्रिकरी और हिपोक्रेसी ये है कि फ़लस्तीनियों के पास कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक होलिस्टिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन।
गजा के अंदर उन्होंने हमास को एज अ पॉलिटिकल एंटिटी एक्सेप्ट किया और गजा के लोग हैं उन्होंने हमास को वोट दिए। पीएलओ जो है उसका स्ट्रांग होल्ड जो है वो वेस्ट बैंक पे है। वेस्ट बैंक में अब मौजूद है। रिसेंटली वेस्ट बैंक पे जो कुछ हो रहा है वहाँ पीएलओ भी इंतहाई जो है अपने लोएस्ट लेवल पे है अपनी जो पसंदीदगी है। तो पीएलओ जो है वो बहुत कंप्रोमाइज्ड भी है। हमास जो है वो पीएलओ को कंप्रोमाइज करने के लिए वेस्टर्न फंडेड एक जो चीज़ बनाई गई थी जो कि बाद में डिफेक्ट कर गई, वो अपने ही लोगों के लिए काम करने लगी। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को आप सिर्फ ये कहें कि रिटोरिकली कि हम ये कर देंगे, हम ये सीज़ फायर करेंगे, आप वहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी क्या होगी? क्या आप यूनाइटेड नेशन की पीस फोर्सेस वहाँ पे और कोई मेकशिफ्ट ये भी तो अरेंजमेंट है कहा जा रहा है पॉलिटिकल कि बॉडी 4 अरब ममालिक मिलकर भी वहाँ पर अपनी हुकूमत बना लेंगे और फिर वहाँ का निज़ाम जो है वो चलाएंगे। आपको लगता है ऐसा मुमकिन होगा? जी, बिल्कुल, जैसे जॉर्डन और लेबनान और इजिप्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ये अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेजेंगे और ये अपनी जो है वो गवर्नमेंट बनाएँगे। लेकिन उसमें फिर आगे से ये है कि फिलाडेल्फिया के कॉरिडोर से जो राइट साइड पे है, वहाँ पे ऑलरेडी इसराइल जो है अपनी गवर्नमेंट कायम कर चुका हुआ है। तो वो जो आगे गवर्नमेंट कायम करेंगे वो 1967 के बॉर्डर्स पे होगी या आज का जो है वो एक टुकड़ा गज़ा की सूरत में और एक कटी हुई जो है छोटी-सी जो टेरिटरी है वो वेस्ट बैंक की सूरत में गोलान हाइट पूरे का पूरा चला गया है। तो किसकी वो पॉलिटिकल एक स्टेट वहाँ पे बनेगी विद द कोलैबोरेशन ऑफ आउटर जो है वो पॉलिटिकल एजेंट्स। आप ठीक है। 1967 के बॉर्डर को ही नहीं मानेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा झोल हैं। इसमें इसीलिए ये रिटोरिकली बात कर लेना जो है ना टॉकिंग पॉइंट दे लेना इस वक़्त बहुत आसान है। बिल्कुल। ठीक है, साथ रहिए। उस्मान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आपको लगता है कि जो अरब अवाम है वो ये तस्लीम करेगी, वो मानेगी कि जो अरब दुनिया है वो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर भी शामिल हो जाए और फिर जो कॉज है असल फ़लस्तीनियों का, जिसके लिए उन्होंने अभी 7 अक्टूबर के बाद भी अपनी जानें दी हैं, तकरीबन 57,000 से ज़ायद जो हैं वो वहाँ पर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, उसमें बुज़ुर्ग भी हैं, वो शहीद हुए हैं, तो उसको वो तस्लीम करेंगे। जो एक हमारा जो कह सकते हैं कि दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अहम है कि हम बैतुल मक़दस का जो मुकदमा है उसके साथ भी गद्दारी कर रहे होंगे जब। अनफॉर्चुनेटली अरब वर्ल्ड के अंदर जो पब्लिक लेजिटिमेसी है वो किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है। डेजर्ट डायनेस्टीज हैं और वहाँ पे जो पब्लिक है वो एक तरह सोचती है और जो शेखडम्स हैं उसको चलाने वाले जो उनकी टॉप टियर है वो अदरवाइज सोचती है। हमने देखा अभी अमेरिकन थिंक टैंक ने गुज़िश्ता हफ्ते 8,000 पे मुश्तमिल जो रिस्पोंडेंट्स थे अरब कंट्रीज के 16 कंट्रीज का उन्होंने मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के लोगों का इंटरव्यू किया और उसके अंदर ये बात सामने आई कि 95% नहीं चाहते कि जो ताल्लुकात हैं वो उस जगह पे जाएं, नॉर्मलाइज हो इसराइल के साथ। ये 20 महीने जो कुछ उन्होंने कत्लो गारत का बाजार सर अपना गर्म करके वहां पे रखा है और वहां पे एहतजाज जो है जॉर्डन के अंदर अगर हम देखें, लिबिया के अंदर देखें, हम इजिप्ट के अंदर देखें तो ये रेगुलर फीचर है वहां पे गजा के हवाले से। लेकिन ये उस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता वहां की लीडरशिप को। हमने देखा 2020 में जो मुआहदा साइन हुआ इब्राहिम अकॉर्ड यूएई और जो बहरीन ने उसको साइन किया जी उसके अंदर भी जो लोग हैं अपना यूएई के वो उस तरीके से शामिल नहीं थे। 88% तो आबादी वहां पे लोकल ही नहीं, 12% सिर्फ अमीराती रहते हैं और वो भी हमने देखा अरब स्प्रिंग के बाद जिस तरीके से कंट्रोल करने के लिए यूएई की कोशिश थी कि एनएसओ ग्रुप जो है इजराइल का वो उन्हें वहां पे साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयर करे और उसी कॉन्टेक्स्ट में गिव एंड टेक हुआ। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर हमने देखा कि ये गिव एंड टेक होता है और यूएई ने भी इसी तरीके से किया। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी ली, उस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अपनी हमायत भरी कि कांग्रेस आपको 50 जो है उस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बॉम्बर तैयारे देगी, हम 35, और जो आज तक नहीं मिल सके क्योंकि ब्लॉक कर दिया गया उस बिड को। उसकी बड़ी रीजन ये थी तेल अवीव नहीं चाहता कि हित्ते के अंदर जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज उन्हें अवेलेबल है, मुयस्सर है लिंडन जॉनसन के जमाने से 60 की दिहाई में, वो किसी और कंट्री को दिया जाए। सऊदी अरेबिया का भी यही मौकफ है। नो डाउट अपेरेंटली तो वो कहते हैं कि पैलेस्टाइन की नेशनहुड जो है उसको तस्लीम किए बगैर हम नहीं इब्राहिम कार्ड पे साइन करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनका भी मुतालबा यही है कि हमें भी इक्वालिटी की ग्राउंड पे वही टेक्नोलॉजी दी जाए मिलिट्री के हवाले से जो इसराइल को मुयस्सर है। दूसरा सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की वो बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में सऊदी अरेबिया साइन कर ले, लेकिन शाम और लेबनान जो है
वो मुझे लगता है कि इस गिवन सिनेरियो के अंदर इस कंडीशन में आ चुके हुए हैं कि वो शायद इस तरफ जो है सोचें, क्योंकि उन्हें रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। जिस तरीके से उनसे पाबंदी उठाई गई है शाम से, और जिस तरीके से अश-शरा को ब्रीदिंग स्पेस दी है अमेरिका ने, तो आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में मुस्तकबिल करीब में वो तो जरूर साइन करेंगे, और यही चीज जो है वहां पे रेसिप्रोकेट कर सकती है लेबनान में, क्योंकि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को जिस तरीके से डिसमेंटल किया गया है, मेरे ख्याल में वहां पे भी ये डिबेट चल रही है और वो इस जगह चीज पे पहुंच चुके हैं कि हम वी कांट चेंज अवर नेबर, तो हमें इजराइल के साथ जो है वो फेंसेस को मेंड कर लेना चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल में इट्स अ फार क्राई, वी आर रीडिंग टू मच इनटू दैट, अगर हम सोचें कि सऊदी अरेबिया इसको तस्लीम करेगा इस सूरत हाल के अंदर। जी वो ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि ईरान भी इस खित्ते का अहम खिलाड़ी है और अभी उसने फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए जंग भी लड़ी है और उसने अपना बहुत सारा नुकसान भी किया है, तो जिस तरीके से लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को कमज़ोर किया गया, शिया मलेशिया को उसके साथ और हमास को कमज़ोर किया गया, तो आपको लगता है कि वो खामोश बैठेगा इस सारी हैपनिंग को देखते हुए? नहीं, देखें, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उनके जितने प्रॉक्सी ग्रुप्स थे जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे सीरिया में, लेबनान में, इराक में, उन काफी हद तक उन ग्रुप्स की जो है वो कमर जो है वो तोड़ दी गई है। और दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द एजेंडा यूएस स्पॉन्सर्ड और ऑब्वियसली इसराइल को आगे रख करके कि ये ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वहां पे उसको बिल्कुल मिनिमाइज किया जाए। मेरा ख्याल उसमें वो बहुत हद तक जो है वो कामयाब हो गए हैं। ईरान ने तो अब अपने आप को रिकवर करना है, अपनी रिकंस्ट्रक्शन करनी है, और जो उनके लॉसेस हुए हैं उनको उन्होंने अपना विद टाइम उसको रिकूप करना है और दोबारा अपने आप को स्टेबल करना है। वो अलग बात है कि ईरान ने, मैं समझता हूँ, एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जिससे जो तारीखी मुज़ाहमत की है, जॉइंट यूएस इसराइली ये जो सारा उन पे जो हमले हुए हैं, वो तो खैर हमेशा तारीख में बिल्कुल गोल्डन, मैं समझता हूँ, अल्फाज से खुदकुशी के मुतरादिफ था जब अमेरिका की एयर बेसिस पर हमला किया गया। जी देखिए जी, बात यह है कि वो उनके दो ऑब्जेक्टिव्स थे कि एक तो वो चाहते थे कि रजीम चेंज किया जाए, इंटरनेशनल सरेंडर हो, वो चीज नहीं हुई है। ईरान का मानते हैं बहुत नुकसान हुआ, उनकी मिलिट्री लीडरशिप का बड़ा नुकसान हुआ, सिविलियन लीडरशिप का नुकसान हुआ, न्यूक्लियर फैसिलिटीज का नुकसान हुआ, लेकिन ईरान आज भी कायम है, बट इट इज ब्रूस्ड एंड इट इज बैटर्ड। लेकिन मेरा ख्याल है वो इतनी अजीम कौम है कि वो रिकवर कर जाएगी। देखना अभी से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि 40 J-10 लेटेस्ट जो तैयारे हैं वो ईरान जो है वो चाइनीज से ले रहा है। चाइनीज ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं, तो ईरान विल रिमेन, जिसको कहते हैं ना, एक मुज़ाहमत का सेंटर जो है, मुज़ाहमत का पिलर है, वो रहेगा। बाकी जहां तक अरब ममालिक हैं, तो आपको लगता है ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि जिस तरह उस्मान ने भी कहा है कि वो जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में सऊदी अरब और दीगर ममालिक, कतर वगैरह भी बात करते हैं कि वही अगर हम इस मुआहदे के अंदर जाते हैं और हमें वही टेक्नोलॉजी जो है फ्राहम की जाए, तो फिर अमेरिका ये टेक्नोलॉजी देगा और इजराइल अमेरिका को देने देगा? देखें जी, एक तो पहले उन्होंने अपने जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स हैं पिछले 1-2 साल के वो अचीव कर लिए हैं कि तमाम अरब कंट्रीज मेजॉरिटी जो हैं या मोनार्कीज हैं वहां पे या अथॉरिटेरियन रूल है, ठीक है, टू सम एक्सटेंट सऊदी अरेबिया, वो देखें वो सब कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। ये इनको थोड़े बहुत हथियार दे देंगे, इनसे पैसे भी लेंगे। अभी ट्रंप जो है 1000 अरब डॉलर की कमिटमेंट जो है, ये जो भी आप कहीं लेके गया है, यूएई से लेके गया है, सऊदी अरेबिया से लेके गया है, गालिबन कतर से, तो देखें उनके अज़ाइम जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं। ये ग्रेटर इसराइली और एक्सपेंशनिस्ट और उनका जो एक हेजेमनी कायम करने का जो उनका गोल था, वो मेरे ख्याल में उन्होंने अचीव कर लिया है, और सिर्फ एक ईरान अभी रह गया है जो कि अभी रास्ते में उनके खड़ा है। बाकी जो कुछ वो कहेंगे, ये अब्राहम अकॉर्ड भी साइन करेंगे, ये बाकी 4-5 मुल्क जो रह गए, ये जो कहेंगे टर्म्स एंड कंडीशन होंगी विच विल ऑलवेज बी प्रो इजराइल, उनके फेवर में। तो ये अरब ममालिक, ओआईसी आपको पता है एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, अरब लीग भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब माइट इज राइट वाला मामला चल रहा है, यूनाइटेड नेशन का भी कोई रोल खत्म हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल का भी रोल खत्म हो गया, तो मुझे बताएं अब तो माइट एंड राइट वाला रोल है ना, और तो उसकी पावर भी फिर अमेरिका के पास ही है ना, कि वो जहां पर चाहता है माइट इज राइट का इख्तियार इस्तेमाल करता है। अरब ममालिक जो है, आप ये समझे, अरब ममालिक ने घुटने टेक दिए हैं, अब जो उनको कहा जाएगा वो करेंगे।
ठीक है ना जी। शुक्र है पाकिस्तान इस वक्त थोड़ा सा खत्ते से दूर है, और हमने जो इंडिया के साथ किया है उससे पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी साख बनी है। इंटरनेशनली पाकिस्तान की मिलिट्री पावर की बड़ी अच्छी रिकग्निशन हुई है, एक्नॉलेजमेंट हुई है, जिससे आज पाकिस्तान का वो जो एक रोब है जो पीछे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी हद तक वो जो है वो रिस्टोर हो गया है। बट पाकिस्तान में हमारे डिसीजन मेकर, आई एम श्योर दे आर फुली अवेयर कि एक वक्त आएगा ये पाकिस्तान के पीछे भी आएंगे। रिमेंबर द नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल, इंडिया, ये घूम फिर के इन द नियर फ्यूचर और लेटर ऑन ये आएंगे पाकिस्तान के ऊपर भी, लेकिन उस वक्त तक जब तक ईरान जो है वो टोटली न्यूट्रलाइज होके सरेंडर नहीं कर देता। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। आपको लगता है कि जो एक अस्करी इत्तेहाद भी मसनूई कह सकते हैं मशरक़ वस्ता के अंदर बनाने की अमेरिका की जानिब से भी कोशिश है, जहाँ पर एक तरफ रूस है और दूसरी जानिब चाइना है, तो चाइना का बढ़ता हुआ जो असर और रसूख है उसको भी कंट्रोल में रखा जा सके, तो जाहिर सी बात है रूस और चाइना का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मसनूई जो है अस्करी इत्तेहाद नज़र आता है आपको? मसनूई अस्करी इत्तेहाद से मुराद आपकी चाइना और रशिया का इत्तेहाद है या नहीं, चाइना अमेरिका और मशरक़ वस्ता, जिसमें सऊदी अरब और दीगर जो अरब ममालिक हैं? जी देखिए, अरब ममालिक जो हैं उनमें से कुछ इस वक्त दुनिया इस वक्त डिवाइड हो गई हुई है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में, जो कि पहले नेटो और नॉन नेटो भी आप कह सकते हैं। जो गल्फ के कंट्रीज हैं वो नेविगेट करते हैं बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ दोनों में, क्योंकि उनके पास बेपनाह दौलत है और वो चीज़ों को कमोडिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अब सऊदी अरेबिया और यूएई ब्रिक्स के मेंबर जो हैं वो भी बन गए हैं और अभी थोड़े डिसाइसिव नहीं है। अब रियो में ब्रिक्स का समिट इस साल का होगा तो पता चलेगा कि वो है, वरना परमानेंट मेंबर का उनको मिल गया हुआ है कि वो भी ब्रिक्स। अब ब्रिक्स जो है वो ग्लोबल साउथ की ऑर्गेनाइजेशन है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ चाइना एंड रशिया। अब ये कंट्रीज मुझे लगता है कि ये इनकी जो अलायंस वेस्ट के साथ है, जो ग्लोबल नॉर्थ के साथ है, वो इनकी अपने डिफेंस पर्पसेस के लिए है। इनको अपने डिफेंस के लिए इन्होंने अमेरिका और जिसको हम ईयू या ब्रिटेन कहते हैं, ब्रॉडर वेस्ट कहते हैं, इन सब ने अपने अड्डे जो हैं यहाँ बनाए हुए हैं। और पर्पस उन गल्फ स्टेट का ये है कि आपकी यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस हमें सिक्योर करेगी, और हमें सिक्योर किससे करेगी? एक तो हमसे ही इर्द गिर्द से, और साथ में बहुत देर तक उनको ये मसला रहा कि ईरान से, तो लेकिन रशिया और चाइना से उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धड़ाधड़ रशिया और चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और यही उनकी ताकत का सबसे बड़ा जो है वो है कि वो दोनों साइडों पे, दोनों ट्रेजेक्टरीज पे हमने देखा कि पेट्रो डॉलर सऊदी अरेबिया ने कैसे खत्म किया। हम बात करते थे कि बहुत मुश्किल हो जाएगा पेट्रो डॉलर खत्म करना, उसने पेट्रो युआन जो है विद द वन स्ट्रोक ऑफ पेन जो है वो पेट्रो युआन हो गया कि आप युआन से खरीदें, आप रूबल से खरीदें पेट्रोल, हमारा मुआहदा खत्म हुआ है, हम रिन्यू नहीं करेंगे। तो वो अपनी ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करते हैं उसको कमोडिफाई करने के बाद, लेकिन उनकी वल्नरेबिलिटी यही है कि विद इन इनसाइड है, क्योंकि वो मोनार्कीज हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की रिजेंटमेंट्स भी होंगी। मोनार्कीज कभी भी ऐसा नहीं होता कि टोटलिटी में सारे के सारे जो हैं वो उसको पसंद कर रहे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा, वो उस खित्ते के अंदर खुद को इजराइल का राइवल भी समझते हैं। वो अब वो ये जेस्चर देना चाह रहे हैं वेस्ट को कि इजराइल आपको वहाँ क्यों चाहिए, इस खित्ते के अंदर अपना आप सिक्योरिटी हब जो है तो वो तो हम बनने के लिए तैयार है। तो ये गेम भी साथ में चल रही है। वो हमें ट्रंप के रिटोरिक में भी नजर आती है, जब वो कभी कभी तप जाते हैं और नेतन्याहू के बारे में थोड़ा बहुत सच उगल देते हैं, या रिसेंटली कहते फिर रहे हैं कि इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ। तो अंदर खाते जो ट्रंप की डीप स्टेट है वो भी बहुत डिवाइडेड है। तो इन सारी कॉम्प्लेक्सिटी में हमने जिस तरह से नेविगेट करना है कि एक होस्टाइल नेबर हमारा एक साइड पे है और ईरान जो है उसके अंदर रिजीम चेंज होनी ही होनी है। ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन का आप पेपर पढ़ लें 2009 का, जिसके अंदर चैप्टर बाय चैप्टर बताया हुआ है कि किस तरह से हमने ईरान को बाल्कनाइज करना है, करनी है। तो हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे ये चीज आ जाएगी, तो हम नॉन कमिटल में जा नहीं पाएंगे। तो उसमें हमारा इस वक्त का जो रोल है सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का, वो आई होप कि हम उसको कैरी ऑन करेंगे और उसी तरीके से फिर चलते जाएंगे। ठीक है, अब ठीक है डॉक्टर साहब, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, वापस आते हैं।
जी वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो अब्राहम जो अकॉर्ड है मुआहदे के हवाले से जिसमें मशरक़ वस्ता के अंदर तब्दीली आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं और जो उस्मान शाहिद की तरफ जाते हैं। उस्मान साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इस तरह के मुआहदे की तरफ में शामिल होने के लिए दबाव हो सकता है और दबाव में लाया भी जा रहा हो, क्योंकि अगर सऊदी अरब और दीगर ममालिक जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान भी फिर इस तरफ नज़रसानी करेगा, लगता है? जी, गुज़िश्ता हफ्ते हमारे जो मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, उनका ये कहना था कि अगर सऊदी अरेबिया टर्की इस हवाले से कोई फैसला करते हैं तो पाकिस्तान को उनके फुट स्टेप को फॉलो करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ इसहाक डार साहब जो हैं वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम किसी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो इट इज़ येट टू बी सीन, लेकिन मेरे ख्याल में अगर सऊदी अरेबिया ज्वाइन करता है तो नो डाउट हम एक मोमेंटम बनेगा। और लेकिन पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि कश्मीर के हवाले से जो हमारा आर्गूमेंट है वो डाइल्यूट कर जाए, क्योंकि दोनों जगह की अगर हम एनालॉजी देखें तो इलीगल सेटलमेंट्स दोनों तरफ हैं। दोनों तरफ जो है जिस तरीके से एक बर्बरियत और हमने सफाकाना किस्म का सलूक देखा मुसलमानों के साथ कश्मीर में और वहाँ पे गजा के अंदर, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो कंसिस्टेंसी है सिंस 1948 उसको डेंट पड़ेगा। और जो मॉरल ग्राउंड जिसके ऊपर खड़े होकर हमने आर्गूमेंट बिल्ड किया है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद इस तरफ जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, क्विड प्रोको की पॉलिसी कि अमेरिका हमें क्या ऑफर कर सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज का उठना, एक कैबिनेट मिनिस्टर का ये कहना कि हमें टर्की, और टर्की पहले इजराइल को तस्लीम अपना करता है। आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे जो सियासतदान हैं और हमारे जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनकी बहुत तारीफें भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसकी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, लेकिन इसकी जो डोमेस्टिक कॉस्ट है वो पे करना पड़ेगी, क्योंकि अवाम जो है वो इस मसले को लेके बहुत टची हैं, बड़े संजीदा हैं इस हवाले से बैतुल मक़दस के। लेकिन मेरे ख्याल में अगर गारंटी मिलती है इजराइल की तरफ से, जो कि बड़ी मुश्किल है नेतन्याहू की गवर्नमेंट के होते हुए, कि वो गजा को उस तरीके से ही ट्रीट करें जिस तरीके से गजा के लोगों का मुतालबा है फ़लस्तीनी 2 नेशन स्टेट के हवाले से, उसी तरह उन्हें खुद मुख्तारी दी जाए, सालमियत के तकाजे पूरे किए जाएं उनके, तो मेरे ख्याल में कोई रीज़न नहीं पाकिस्तान की कि उसको तस्लीम ना करे। लेकिन मेरे ख्याल में नेतन्याहू की गवर्नमेंट इस चीज़ को कैटेगोरिकली बता चुकी हुई है। उनके बेन गवीर जो सलामती कौंसिल के मिनिस्टर हैं, उनके जो स्मोट्रिच हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट को टॉपल कर देंगे, गिरा देंगे, क्योंकि ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है। अगर नेतन्याहू ने किसी तरह का मुआहदा किया सोमवार को जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इन्हीं 2 वॉर कैबिनेट के मिनिस्टर्स पे यूरोप में पाबंदी है एंट्री के ऊपर, नॉर्वे ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने और यूके ने लगाई हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर वही है जो पहले हमारे फेलो पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि डाइकोटोमी है, हिपोक्रेसी है वेस्ट की, कि आप उन पे पाबंदी लगा रहे हैं अलामती तौर के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ आप उन्हें वेपन भी सप्लाई कर रहे हैं और आप वेपन की एम्बार्गो वहां पे नहीं लगा रहे। यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करने की बड़ी जरूरत है कि हमने देखा कि वेस्ट में जो यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला एहतजाज था वो सिर्फ वेस्टर्न कैपिटल की सड़कों तक नहीं रहा, अब वो एक बाकायदा सियासी तहरीक बन चुका है, जिसकी हमने एग्जाम्पल न्यूयॉर्क के अंदर देखी है। बिल्कुल। और अभी हमने यूके में भी देखेंगे, क्योंकि यूके में कल ही जो ज़हरा सुल्ताना है वहां की बड़ी लीडिंग और सोशल मीडिया में बड़ी प्रोमिनेंट मुस्लिम जो लेबर पार्टी की रुकन है, जिनकी रुकनीत मुअत्तल कर रखी हुई है पिछले साल से लेबर पार्टी ने, उन्होंने जेरेमी कोर्बन के साथ मिलकर एक नई पार्टी का बनाने का ऐलान किया। उनका इल्जाम है कि लेबर पार्टी दाएं बाजू की तरफ झुकाव रख रही है और जिस तरीके से इसने गजा के लोगों के हवाले से अपने वोटर्स को धोखा दिया है यूके के अंदर, उसके बाद जो डिसग्रंटल्ड कम्युनिटी है, स्पेशली मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो हैं, उनके लोग इस पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये कितनी मौसर रहती है, क्या ये वोट टैप कर सकेगी? नो डाउट जेरेमी कोर्बन एक बड़ा नाम है और वहां के जितने भी लेफ्ट लीनिंग लोग हैं, वहां की कुव्वतें, अभी हमने देखा वहां पे पैलेस्टाइन एक्शन को जिस तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया और लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया। मेरे ख्याल में वेस्ट के अंदर जो लेफ्ट का वोकिज्म है, लेफ्ट के जो लोग हैं, वो उस मोमेंटम को जनरेट करने में बड़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल था ये कि दुनिया के बिलियनर जहां रहते हैं, जहां पे सबसे बड़ी कम्युनिटी ज्यूश कम्युनिटी है, वहां न्यूयॉर्क के अंदर एक जो डेमोक्रेटिक स्टैब्लिशमेंट है उसके एंड्रयू कोमो को हरा के एक गुजराती, एक मुसलमान जो है वो इस जगह तक आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये हीट फील की जा रही है वहां पे, और जैसे डॉक्टर ग्राउंड बनाया जा रहा है अमेरिका में मेगा बेस
जी जी, ग्राउंड बनाया जा रहा है और रेजिस्टेंस आ रही है वहां पे मेगा बेस में भी ये बात की जा रही है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर कि हमारी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट बढ़ रही है मिडिल ईस्ट में इसराइल को सपोर्ट करने की। पूरी दुनिया में रेपुटेशन को हमारी डेंट पड़ रहा है और हमें उस तरीके से माइलेज नहीं मिल रहा इसराइल को सपोर्ट करने के हवाले से। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इतना खतरनाक फैसला करेगा अगर पाकिस्तान की जो हुक्मरान जमातें हैं वो जो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाती हैं, तो दूसरी जानिब जो मजहबी जमातें हैं और पाकिस्तानी अवाम के हवाले से भी एक तासुर है कि वो बड़ी जज्बाती है, तो वो इतना बड़ा फैसला तस्लीम करेगी पाकिस्तानी अवाम जिसको एक लंबे अरसे से सिखाया गया कि ये ऐसा नहीं हो सकता, जो इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता? देखिए जी, पहली बात मैं ये बता दूं कि अमेरिका की डीप स्टेट हो जाए और इसराइल की जो ज़ायनिस्ट कंट्रोल जो लॉबीज हैं, जो अमेरिका की ये तमाम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ये जूस है, इनका एक इतना गठजोड़ है, इतना खौफनाक गठजोड़ है कि जो मर्जी अमेरिकन पब्लिक कर ले, जो मर्जी बरतानिया की पब्लिक कर ले, इन्होंने करना वही है जो ये चाहते हैं। और आप 2 साल से देखें क्या कुछ नहीं हुआ। करोड़ों लोग निकले यूरोप अमेरिका में। आप मुझे बताएं कोई फर्क पड़ा है कि इसराइल की बॉम्बिंग में कोई कमी आई हो, या अमेरिका ने जो वेपन सप्लाई किए इसराइल को अपना ये तमाम मैसेकर्स करने के लिए, मिलिट्री इक्विपमेंट, बॉम्ब वगैरह, हार्डवेयर गजा में, इसमें कमी आई? नो, नॉट एट ऑल। तो लिहाजा ये अब छोड़ दें कि पब्लिक प्रेशर काम करेगा अमेरिका में या सर पाकिस्तान की पब्लिक की बात की जा रही है, पाकिस्तान की पब्लिक की बात की जा रही है। मैं आ रहा हूँ। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जब अब्राहम अकॉर्ड्स का वक्त आएगा तो फिर पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान फैसला करेगा। अब आपकी बात सही है, जरा गौर से सुने जो मैं बात करने लगा हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान पे जरूर प्रेशर होगा, आई एम श्योर, अंडर द टेबल, साइड ऑफ द टेबल, बिहाइंड द कर्टन, कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में आए तो पाकिस्तान को ये कुछ जो है अपना चीजें जो है वो दी जाएगी। ये टिपिकल तरीका है जिस तरह अमेरिकन जो है वो ये काम करते हैं। अब पाकिस्तान में मैं आपको आज बता दूं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, देयर आर लॉबीज इन पाकिस्तान जिनको मैं ये कहता हूँ क्लियरली सोशल मीडिया पे प्रो इसराइल लॉबीज हैं, वो फैली हुई पाकिस्तान में, हमारी मीडिया में भी हैं। मैं उन एंकर्स के नाम भी ले सकता हूँ लेकिन मुनासिब नहीं समझता हूँ, लोग सारे समझते हैं कौन से ऐसे हमारी मीडिया एंकर्स हैं जो कि इसराइल की सपोर्ट में जनाब वो ट्वीट्स करते रहे सोशल मीडिया के ऊपर। बिल्कुल एक्स पर ट्वीट्स किए गए हैं जी। आजकल चुप इसलिए है बिकॉज पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो बहुत नेगेटिव है गजा की वजह से। ये रिलीजियस पार्टी जहां तक ताल्लुक है, रिलीजियस पार्टी आप याद रखें ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। When the time will come, ये किसी न किसी तरीके कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। हाँ, वो जलसे निकालेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, शो डालेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है फिर मैं क्या वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूं भाई, जब आप उनको कोई अपना लालच देंगे करेंगे, जब जी देखें बहुत कुछ होता है, एवरीथिंग हम तो देख रहे हैं पिछले 30-40 साल से। तो मैं बिल्कुल ये जो रिलीजियस राइट की जो लॉबीज हैं शो डालेंगे, लेकिन मेरा ख्याल होगा वही जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहेगी और जो रियासत पाकिस्तान चाहेगी। अगर फैसला हुआ कि हम इस अब्राहम अकॉर्ड में जाते हैं और ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, और जारी बात है जो डिसीजन मेकर हैं वही। तो आपके नजदीक पाकिस्तान को क्या दिया जा सकता है? ऐसा क्या है जो पाकिस्तान को वो इस मुआहदे के अंदर शामिल होने के लिए ऑफर किया जा सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने बड़े सिस्टमेटिकली ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स पाकिस्तान को ये IMF के कर्जे में और शिकंजे में ऐसा उन्होंने पाकिस्तान को बांध दिया है कि हमारे निकलना मुश्किल हो रहा है। हमारी तमाम डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, हमारे बजट अब हम नहीं बनाते हैं, वो IMF बैठ के बनाता है। इतना हमारे घेरा जो उन्होंने तंग कर दिया है, और कर्जों में रोज कर्जों में डुबोए जा रहे हैं, अरबों डॉलर ऐसे खुल के वो दे रहे हैं। उनको पता है कि एक वक्त आएगा कि हमने इनकी इकोनॉमी को बिल्कुल टेक ओवर कर लेना है, और फिर जो हम चाहेंगे हम इनसे करवाएंगे। एक ये बात। दूसरा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट देखिए आगे अब आ रहा है, जो हम सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम होगी या 2/3 मेजोरिटी होगी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है ना, हमारे जो MNAs हैं, ये पार्लियामेंटेरियन, इनमें ये है कि ये अवाम से ये घबराते हैं, इन द सेंस
कि ये कोई ऐसा फैसला नहीं होने देंगे या कम से कम मुज़ाहमत करेंगे या मैं समझता हूँ रेजिस्ट भी करेंगे पॉलिटिकली कि नहीं जनाब ये जो है पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, हम इसको नहीं होने देंगे। अब्राहम अकॉर्ड्स की जब अगर बात उधर आती है, सऊदी अरेबिया ने भी कर लिया और टर्की ने तो खैर ऑलरेडी पहले उनको रिकॉग्नाइज किया हुआ कि सऊदी अरेबिया हमारे लिए एक मेन वो एग्जाम्पल होता है पिलर जिसको हम जनरली बड़ा सीरियसली देखते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सो आपको इकोनॉमिक टर्न अराउंड दिया जा सकता है, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स की बात हो सकती है, आपको इंडिया के मुकाबले में सिक्योरिटी ऑफर की जा सकती है कि जनाब हम गारंटी करते हैं कि इंडियन जो हैं वो आपके साथ अब आइंदा कभी बदमाशी नहीं करेंगे। बहुत सारे आपको लारे दिए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा से आपको वो पॉजिटिव इस किस्म की चीजें दी जा सकती हैं। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि ये आज ट्रंप है, कल ट्रंप नहीं है, अगले 3 साल के बाद मेरा ख्याल है उसका टाइम तो पूरा हो जाएगा, 2 टेन्योर उसके हो गए, वो अलग बात है कि थर्ड की भी कोई कानूनी चीज निकल आए। लेकिन वो अभी बातें कर रहे हैं कि वो तीसरी दफा भी सदर बनेंगे, उन्होंने कहा है कि कानून में तरमीम करेंगे, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये देखना है कि पाकिस्तान को बिल्कुल अपने इकोनॉमिक, अपने सिक्योरिटी वफादार और फिर वही बिल्कुल आवाम का इफेक्ट होता है। आवाम अगर पाकिस्तान की सड़कों में बाहर निकल आती है और मैसिव लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होते हैं तो उसका इफेक्ट होगा बिल्कुल, क्योंकि आवाम के ख्वाहिशों के खिलाफ, आवाम की उमंगों के खिलाफ जाना इतना भी कोई आसान नहीं है पाकिस्तान में। और मीडिया में आपको बता दूं, मीडिया की कुछ वो कुव्वतें जो हैं वो जाहिर बात है वो खुल के सामने आएंगी और वो फिर आपको नैरेटिव्स पेश करेगी, नहीं जी इसमें हमारा ये फायदा है, जनाब ना किए तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा। तो गैर उस तरह की सूरत हाल के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा मुझे पूरा फेथ है, पूरा ट्रस्ट है, पूरा अपना कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के डिसीजन मेकर वो कभी कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक, पाकिस्तान के फ्यूचर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ हो। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपसे ये सवाल करूंगा, क्या पाकिस्तान इस तरफ जा सकता है जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि अगर मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं और आवाम जो है अपना इज़हार ख्याल करते हैं तो फिर उसके बाद क्या ऑप्शन बचेगी कि हमारे हुक्मरान जो अशराफिया है वो इस तरह का बड़ा फैसला करें और उसके अंदर दीगर ममालिक भी जाहिर सी बात है दबाव भी बढ़ाएंगे और ऑफर भी करेंगे? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट ब्रिगेडियर साहब से थोड़ा सा डिफर करूंगी कि जो फ़लस्तीन के इशू में वो बता रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करती। मेरा ख्याल है कि पब्लिक ओपिनियन ने और पब्लिक सेंटिमेंट ने इसराइल को इस तरह से कर दिया है कि इसराइल ने जितना कुछ अपना बनाया या कमाया था वो एक ऐसी एंटिटी के तौर पे सामने आई है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है अदर देन कि वो जेनोसाइडल मैनियक्स हैं, वो ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर इंसान की कोई कदर नहीं है। अब इस 12 दिन की जंग में वो जब भाग भाग के जा रहे हैं साइप्रस और बाकी ममालिक जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, तो एयरपोर्ट्स पे उन जो ज़ायनिस्ट सेटलर्स हैं जो उनके साथ सलूक हो रहा है, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ज़ायनिस्ट लॉबी ने जितना हॉलीवुड के ऊपर कब्जा किया हुआ था और जिस तरह से इसराइल को एज अ ट्रू लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी दिखाया हुआ था, उसका पर्दा इस तरह से फाश होना और एक एक बंदा जो ये देख सकता है और ये 24/7 हमें हाई डेफिनेशन जो है वो रेजोल्यूशन के साथ दिखाया जा रहा है। तो पब्लिक सेंटिमेंट बहुत मैटर करते हैं और ये पब्लिक सेंटिमेंट और ओपिनियन जो है वो पॉलिसी मेकर्स के लिए भी बहुत मैटर करते हैं। आज अगर सऊदी अरेबिया ने पहली बात ये की है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे, फ़लस्तीन बनेगा तो इब्राहिम अकॉर्ड होगा, तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए ये पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक ओपिनियन का ही है लेना देना। साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपार्टाइड रिजीम को जिस तरह से शिकस्त दी थी, वो पब्लिक ओपिनियन, लोग बाहर निकले थे, चाहे वो कम निकलें ज्यादा निकलें। जब लोगों के दिलों में नफरत हो जाती है, चाहे आप उनके मुंह बंद कर दें, आप उनका इंप्रेशन जो है, बिल्कुल ईरान फ्रांस इनकलाब भी हमारे सामने ही है। बिल्कुल, तो अब आप देखें ईरान को लोग किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि ईरान पे अटैक हुआ है, भले ही इसराइल अपना नैरेटिव क्या करना चाह रहा है। अब हम वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान में भी हमें वही जो वेस्ट हम पे थोपता है ना, गुड वर्सेस इवल की बाइनरी अपोजिशन, उसमें डालकर हाइपर इमोशनल हो के ईदर यू आर विद अस और यू आर
विद द अदर पार्टी, जो कि हम पहले ही बाइनरी अपोजिशन में ईवल डिक्लेयर कर चुके हैं। ऐसा नहीं होगा। हम सऊदी अरेबिया की जो टो करते हैं उसका जो भी पॉलिसी होती है और वही करते चले आ रहे हैं। अगर सऊदी अरेबिया हमें आज कहेगा कि आप ये करें तो वो हम कर लेंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर 1967 के बॉर्डर्स पे फ़लस्तीन की इंडिपेंडेंट रियासत बनती है, तो फिर इस इजरायली ज़ायनिस्ट टेरिटरी को फॉर द टाइम बीइंग एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कुछ नहीं जाता है। लेकिन यहाँ भी ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि इसराइल भी इस चीज़ को तस्लीम करे कि वो दो रियासती हल की तरफ जाए, क्योंकि वो तो कभी भी ये नहीं मानेगा अगर। और ये उससे अगला पॉइंट है कि ये इब्राहिम अकॉर्ड इसी तरह लटकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसराइल कभी भी फ़लस्तीन की हैसियत को नहीं मानेगा। तो हमारा स्टांस जब तक ये होगा कि इसराइल को बहैसियत मुल्क हम मान सकते हैं, अगर फ़लस्तीन बहैसियत रियासत और मुल्क इंडिपेंडेंट जो है 1967 के बॉर्डर पे, आज के नहीं, अगर आप उसको कायम कर देते हैं तो हमें फेस कीपिंग भी मिल जाती है और हमें नैरेटिव भी मिल जाता है। क्योंकि इजराइल ने तो इब्राहिम अकॉर्ड की पहली शर्त ये रखी है कि एक ऐसी रियासत बनाई जाएगी जिसमें मुसलमान, यहूदी और ईसाई मिल के रहेंगे। तो वो तो फ़लस्तीन में ऑलरेडी रह रहे थे जब ये यूक्रेनियन, रशियन जूस जो हैं, यूरोपियन सेटलर वहां पहुंचे थे, तो वहां पे ऑलरेडी फ़लस्तीन की रियासत में मुसलमान, यहूदी और ईसाई इकट्ठे रह रहे थे। तो फिर इस इसराइल का एक टुकड़ा बनाने की वहां पे क्या जरूरत थी? तो वो इसराइल बनाकर उसको नाइल से यूफ्रेटिस तक अगर आपने लेके जाना है तो उसमें तो इटसेल्फ सऊदी अरेबिया भी आता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि सऊदी अरेबिया और ये जो हमारे गल्फ के कंट्रीज हैं, इनको इसराइल के थ्रेट का भी पूरा एहसास है कि इसराइल वहां पर एक ऑड वन आउट है और वो थ्रेट है पूरे खित्ते के लिए और डिस्टेबलाइजर है पूरे खित्ते के लिए। अगर वेस्ट जो है वो ये रोल दे देता है गल्फ की स्टेट को, तो इसराइल की यूटिलिटी खत्म हो जाती है। मगर बहरहाल वो बहुत पावरफुल है। आप देखें ट्रंप की अपनी जो कैंपेन है उसमें मिरियम एडल्सन जैसे लोगों के $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तो वहां पे मैं और आप सिर्फ बात कर सकते हैं, किसी को मानने या ना मानने। पब्लिक ओपिनियन बहरहाल बहुत मैटर करता है और हमारी पब्लिक सेंटिमेंट अगर फ़लस्तीन को की रियासत बन जाती है तो मुझे लगता है हर सेन माइंड जो है वो इस अजियत और इस दुख से फ़लस्तीनियों को निकालना चाहेगा, जो कि वो एक अपार्टहाइड स्टेट में रह के गुजारे। ठीक है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आलमी मीडिया का किरदार और उसके साथ साथ OIC और अक़वाम मुत्तहिदा की जो असल जिम्मेदारियाँ थीं वो कहाँ तक पूरी हुई हैं। आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करते हैं जहां पर हम बात कर रहे थे इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से, और पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और दीगर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, वो इसको तस्लीम करेंगे, इस माहिदे में शामिल होंगे या नहीं वो तो अभी होना बाकी है। लेकिन यहीं पर जो है OIC अक़वाम मुत्तहिदा का जो जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो हम अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे। उस्मान साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि आपको लगता है कि जो OIC का किरदार है अभी तक वो ठीक था और जिस तरीके से उसको किरदार अदा करना चाहिए था वो किरदार अदा कर सका है या नहीं? डेफिनेटली नहीं कर सका जब से बना। आयरनी सिचुएशन की ये है कि 1969 के अंदर ये फ़लस्तीन के इशू के ऊपर ही रबात के अंदर इजलास हुआ था, जिसके बाद ये 72 के अंदर चार्टर साइन हुआ OIC का। तो OIC तो जिस तरीके से उसने हम देखते हैं कि डिफाई किया अपने चार्टर को और गज़ा के इशू को लेके पिछले 50 साल के अंदर जो उनका रवैया था वही वॉर ऑन टेरर जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में हमने देखा। तमाम यमन के अंदर देख लें, शाम में देख लें, इराक में देख लें, लिबिया में, अफगानिस्तान में, उससे मुख्तलिफ नहीं रवैया था उनका ईरान को लेकर। लेकिन मेरे ख्याल में एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन उनमें पाई जाती है कि इसी तरीके से डोमिनो इफेक्ट के तहत हर कंट्री गिरता चला जाएगा अगर हमने इस चीज़ को यहाँ पे ना रोका। हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे अल्फाज का चुनाव रवायती मुजम्मित का नहीं था। हम गैर मुस्तकिल नशिस्त ले चुके हुए हैं। इस महीने पाकिस्तान सदारत भी मिल चुकी है, सदारत मिल चुकी हुई है और पाकिस्तान ने अमेरिकन प्रेशर को डिफाई करते हुए IAEA के इजलास के अंदर ईरान के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया था। और जिस तरीके से रेजोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान ने चाइना, रशिया के साथ मिलके ड्राफ्टिंग की, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान असर्ट करता नजर आ रहा है जितनी हमारी गिवन कैपेसिटी है या जो लिमिटेशन है उसके अंदर रहते हुए। और जिस तरीके से हमारा झुकाव सऊदी अरेबिया की बजाय हम देखते हैं कि आज़रबाईजान और तुर्की ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया है, बिल्कुल है, तो वो बड़े वोकल है टर्की जो है इस हवाले से
कि किसी तरीके से इसको कंटेन किया जाए, इसके इन्फ्लुएंस को। और सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहेगा कि खित्ते के अंदर ईरान काउंटर वेट है इसराइल का, कि बिल्कुल एक ही हेजमनी हो और वो इसराइल की हो। मेरे ख्याल में वहां पे भी अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, और MBS ने 2 दफा फोन किया वहां पे उनकी जो मसूद पज़ेश्कियान को, और किसी एक कंट्री ने इंक्लूडिंग UAE ने जो है उस तरीके से मुजम्मत नहीं की ईरानी जो मिसाइल स्ट्राइक्स वहां पे रिटेलिएशन हुई है। तो सुन्नी वर्ल्ड जो मिडल ईस्ट में है उनके लिए भी मेरे ख्याल में मूवमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है कि क्या वो इसी तरीके से अनब्राइडल्ड लेसन्स देंगे इसराइल को कि वो ईरान को डैमेज करे, और उसके बाद उसके नीचे अपना रह के वो वहां पे अपनी मनूवर करेंगे। तो दूसरी तरफ आपने जो बात की OIC की, तो नो डाउट मैंने कहा कि वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन से ज्यादा नहीं है उसकी। और आयरनी सिचुएशन की है, उम्मत वाहिदा का तस्वुर हमसे ज्यादा यूरोपीय यूनियन में नजर आता है। उनका बज़ाहिर कोई झगड़ा नहीं है रूस के साथ, और यूक्रेन ना नेटो का पार्ट है ना यूरोपीय यूनियन का, उसके बावजूद गैस बंद करके बैठे हुए हैं पिछले 2.5 साल से, और उनकी इकोनॉमीज जो है वो डाइल्यूट कर रही है वहां पे। लेकिन हमें नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पे फंसा के रखा हुआ है कि हर कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख के और सारे सॉलिडारिटी को बैक बर्नर पे डाल के रखा है। तो मेरे ख्याल में एक कंटेम्पलेशन का मूवमेंट है मुस्लिम दुनिया के लिए कि वो इस चीज को गौर से देखें। नहीं तो 6 सुन्नी वर्ल्ड के कंट्री जो है हमने उनका डिबाकल होते देखा है और इसी तरह से हमने ईरान को देखा है कि जिस तरह से वो तन्हाई का शिकार था, लेकिन नो डाउट उन्होंने बड़ा रोबस्ट किस्म का रिस्पांस दिया। और जैसे डॉक्टर साहिबा ने बात की, इस तरह के मनाजिर उनकी डेली रूटीन लाइफ का रेगुलर फीचर नहीं है। और जिस तरह वो भाग रहे थे सनाई पेनिनसुला के अंदर बंकर्स में छुपे हुए थे, तो ईरान ने इस तरह का रिस्पांस दिया है कि अब नेतन्याहू मेरा नहीं ख्याल मुस्तकबिल करीब के अंदर भी इस तरीके का कोई हमला कर सकते हैं। और अभी अमेरिकन इंटरसेप्टर्स उनके साथ थे, अमेरिकन सर्वेलेंस सिस्टम उनके साथ था, और मल्टी लेयर्ड उनका डिफेंस पूरा सिस्टम, पूरा यूरोपीय और अमेरिकन सिस्टम उनके साथ था। और जी बिल्कुल डेफिनेट। और आपने मीडिया की पहले बात की, मैं यहाँ पे बताऊं, मीडिया ने नो डाउट 20 महीने की इस वॉर में शुरू के अंदर तो हमने देखा कि वो बड़ा बाइस्ड थे, और उन्होंने डेड और किल्ड सेमेंटिक्स का इस्तेमाल किया, और मॉरल डेप्रेविटी और मॉरल क्वांड्री के अंदर उन्होंने इशू को देखा। लेकिन आज वही अमेरिकन मीडिया, वही वेस्टर्न मीडिया जो है प्रोपोर्शनैलिटी पे बात करता नजर आता है। वही टकर कार्सन जो कि फॉक्स न्यूज का लीडिंग एंकर है और प्रो ज़ायनिस्ट कैंप के अंदर था, वो टफ टाइम देता नजर आता है टेड क्रूज को इंटरव्यू में। वही जो प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी का पार्ट था ये पियर्स मॉर्गन, वो अनसेंसर्ड। रीजन ये है कि अब लाइव स्ट्रीम दुनिया जेनोसाइड देख रही है। आप नो डाउट न्यूयॉर्क टाइम्स को मैनेज कर सकते हैं, माइक्रो मैनेज कर सकते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट को, मीडिया को, लेकिन आप अल्टरनेटिव मीडिया को मैनेज नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अगर तो जिस तरीके से अब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान के पास एक अहम जिम्मेदारी भी है, सदारत भी कर रहा है, तो एक तरफ 5 पीस हैं और 10 गैर मुस्तकिल रुकन हैं, तो आपको लगता है कि ये भी एक पूरी की पूरी लॉबिंग है वहां पर कि अगर जो है वो इराक पर हमला करना है तो वहां पर वो जो है मंजूरी ले लेते हैं, लेकिन जब फ़लस्तीन की बात आती है तो वहां पर फ़लस्तीन का मुकदमा जो है वो मुर्दा करार दे दिया जाता है, उस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं बात करता रहता है। देखिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपना एग्रेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। इंटरनेशनली हमारी हमेशा ये नेशनल पॉलिसी रही है, और खासकर ये ईरान के खिलाफ जो एग्रेशन हुआ या अपना गजा में, पाकिस्तान परसिस्टेंटली हर फोरम के ऊपर उनको ये अमेरिकन और इसराइली ये जो वहाँ पे हुई है जेनोसाइड, उसको अपोज करता रहा, उसको कंडेम भी करता रहा। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक पहली बात तो ये कि हम समझते हैं कि शायद हमें कोई रिवॉर्ड किया गया अवार्ड, ये 7वीं 8वीं मरतबा मेरा ख्याल है द लास्ट 3-4 डेकेड्स के पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का 1 महीने के लिए अंडर रोटेशन जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। और अगर इस 1 महीने में जाहिर बात है पाकिस्तान का तो हमेशा रोल पॉजिटिव रहेगा विज़-अ-वी गजा और कश्मीर को लेके इसराइली एग्रेशन भी। लेकिन एक बात है कि वहां पे फिर वो ये कि वो वीटो पावर है। कोई ऐसी अगर रेजोल्यूशन आती है, अगर वो अमेरिकन को सूट नहीं करती है, इसराइल के खिलाफ है, तो अमेरिकन वीटो कर देंगे। अगर वो ईरान के खिलाफ है, किसी गजा के खिलाफ के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो उसको चाइनीज जो है वो वीटो कर देंगे, रशियन वीटो कर देंगे। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो वहां पे पावर प्ले है, इंटरनेशनल सुपर पावर्स की पावर प्ले है। हम ये छोटे ममालिक हैं, दे डोंट रियली मैटर व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी काउंसिल। और मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो जिस माइट एंड राइट वाला मामला है वो अभी चलेगा काफी अर्सा। दूसरा मैं एक बात करना चाहूँ मीडिया के हवाले से, ये आप भूल जाएं कि वो मीडिया बड़ा आजाद है। इंटरनेशनल मीडिया भी एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 मीडिया ग्रुप, वो भी
जो अमेरिकन डीप स्टेट है और वो जो इसराइली लॉबी है वो बिल्कुल उनके कंट्रोल में है। पैसा चलता जनाब आता, मनी इज द नेम ऑफ द गेम, मनी मेक्स द मेयर गो, और जो नैरेटिव वो चाहेंगे वो करेंगे। इस तरह चाहे ईरान के खिलाफ आप देखें कैसे कैसे उन्होंने ईरान के डैमेजेस को कैसे वो प्रोजेक्ट करते थे, और इसराइल में जो बर्बादी हुई है गजा टाइप वहां पे हमें टेलीविजन नजर आया है, वो लोग तो मजाक उड़ाते थे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये टेलीविजन है, सोशल मीडिया, याद रखें सोशल मीडिया इज द नेम ऑफ द गेम। सोशल मीडिया ने सबको एक्सपोज करके रख दिया है, सोशल मीडिया विल कीप ऑन एक्सपोजिंग। ओआईसी, अरब लीग ये अपने रवायती कम्युनिके जारी रखेंगे, इनसे आप किसी कोई खैर की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा आखिर में, आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर तुर्किया, सऊदी अरब, कतर हमेशा आपको पता है दोहा के अंदर अफगान का मामला उस पर भी अहम किरदार अदा करते हैं, और अभी ईरान जंग के अंदर भी, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये ममालिक अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? अगर अब्राहम अकॉर्ड के अंदर भी नहीं जाते तो अक़वाम मुत्तहिदा या फिर अपनी दौलत के जरिए जो है यूरोप और अमेरिका को दबाव में ला सकते हैं? कोई ऐसी ऑप्शन है इनके पास? ऑप्शंस इनके पास बहुत ज़्यादा हैं, और ये हम हर डिस्कशन में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये बात करते भी हैं कि ऑप्शन एक से ज़्यादा है, मगर मसला ये है कि ऑप्शन कौन अचीव करना चाहता है। अगर तुर्की को देखें, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, हमारा हमेशा ऑल वेदर ऑल सीजन हमारा जो है वो दोस्त है। लेकिन सीरिया में जो कुछ हुआ है, और अल-शरा अल-जुलानी जो है जिसको प्लांट किया गया है, जो कि येस्टरडे का हेड चॉपर था, वो आज का रिहेबिलिटेटेड जो है वो एक बन गया है डिप्लोमेट जिसे कहते हैं, नुमाइंदा कह सकते हैं, नुमाइंदा कह सकते हैं, जो कि वहाँ का है भी नहीं। तो ये इसमें तुर्किया जो है उसका किरदार हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो उसने सारे का सारा फिर पैसेज प्रोवाइड किया इसराइल को जो एरियल अटैक हैं ईरान के ऊपर करने के लिए। तो अब और जो कुवैत और कतर और ये जितनी भी बाकी गल्फ की स्टेट्स हैं, इनके अपने इंटरेस्ट हैं, अगर ये सारे मिल जाएं तो फ़लस्तीन का मसला कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है कि जिसको हल नहीं किया जा सकता। इसको हमने बहुत बड़ा मसला बना लिया है। अब ये बहुत बड़ा मसला इस वजह से भी बन गया है कि हर मुल्क, जैसे अभी उस्मान बात कर रहे थे, कि हर मुल्क जब अपने नेशनल इंटरेस्ट को हाइपर नेशनल होके सोचेगा और इस रेटोरिक पे चलेगा कि जी मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा मैटर करता है और कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं मैटर करता, तो उसमें फिर होगा ये कि फिर जब आपका अपना इंटरेस्ट है तो फिर तो आप ऑयल एम्बार्गो भी नहीं कर रहे, आप ट्रांसपोर्ट एम्बार्गो भी नहीं है, तो वो भी हमें तुर्की से भी नजर आता है। वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ ब्लेम गेम, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी ही है। तो अगर हम कतर को देखें तो हमास का पहला दफ्तर ही कतर में था, और पूरी की पूरी फंडिंग जो है वो हमास की गल्फ स्टेट की तरफ से आती थी। जब उनको PLO के अगेंस्ट इस्तेमाल करना था, जब वो अपने राइट, अपने हक के लिए खड़े हो गए डिफेक्ट करने के बाद, तो फिर हर किसी को ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो मुझे ये लगता है कि गजा जेनोसाइड में हम फंडामेंटली वो इंसान नहीं रहेंगे इस एक्सपीरियंस को देखने के बाद जो इससे पहले थे। और दूसरी बात ये कि जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें ग्लोबल नॉर्थ को या वेस्ट को तो इल्ज़ाम दिया जाएगा ही, लेकिन इसके जो एक्चुअल जो कल्प्रेट हैं, जो कंप्लिसिट हैं, और वो कहीं और से ही निकलेंगे और उनके कुछ और भी इंटरेस्ट होंगे। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दिफाई तजियाकार रिटायर्ड फारूक हमीद साहब थे, और उसके साथ साथ माहिर आलमी उमूर डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा और माहिर आलमी उमूर उस्मान शाहिद साहब। आपने उनको सुना जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गल्फ़ की बात कर ली जाए, यूरोप की बात कर ली जाए, और अमेरिका की जो हाइपोक्रेसी है उसकी बात कर ली जाए, तो वो अपने हमेशा मफादात के गिर्द ही घूमती रहती है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।